हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो हमें मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं वो ये सब हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इंडियन पॉलिसीज रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी पढ़ना है। पर इन सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये पॉलिसी आखिर है क्या। तो मैं अगर आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पॉलिसीज वो सेट ऑफ प्लान्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ये गाइड करती हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। वो ये बताती हैं कि हमारा यहाँ पे कामकाज कैसे करना है, कि हमें कामकाज कैसे करना है। ये जो पॉलिसीज हैं वो बिजनेस मैनेजर्स अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बनाते हैं। बिजनेस मैनेजर्स बिजनेस के डिफरेंट एरियाज में ये पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे कि आपने अपने बगल की किराना शॉप में ये ज़रूर से बोर्ड देखा होगा कि यहाँ पे उधार बंद है, तो ये उस बिजनेस मैनेजर की नो क्रेडिट पॉलिसी है। इसी प्रकार से एक बार खरीदा गया सामान वापस नहीं लिया जाता, ये उनकी नो रिटर्न पॉलिसी है। कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट के लिए ये पॉलिसी बता सकती हैं कि हमारे यहाँ पे बस उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हम रखते हैं जो ग्रेजुएशन पास हैं। तो ये क्या हो गई उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी। इस तरीके से डिफरेंट एरियाज में जब एक बार पॉलिसी बन जाती है तो उसके बाद वर्किंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। बस इन पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के बिजनेस को अपने कामकाज करते जाना है। तो पॉलिसी बनने से क्या होता है, क्लैरिटी आती है और कामकाज बिल्कुल ईजीली चलता है। जैसे बिजनेस अपने कामकाज को बिल्कुल ढंग से करने के लिए डिफरेंट एरियाज में पॉलिसी बनाते हैं, वैसे ही देश को बिल्कुल स्मूथली चलाने के लिए, जनता के सामने क्लैरिटी लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। अब सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसीज क्योंकि देश की जनता के ऊपर लागू होती है, इसीलिए हम इसे पब्लिक पॉलिसीज भी कहते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी डिफरेंट एरियाज में इन पॉलिसीज को बनाती है। जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी, हमारी एजुकेशन पॉलिसी के वजह से ही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2+3 का हुआ है। 10 ईयर्स की स्कूलिंग, 2 ईयर्स की हायर सेकेंडरी स्कूलिंग और 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन। ये हमें कहाँ से पता चला, हमारी गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। उसी प्रकार से गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स पे करना है, कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, कौन से गुड्स पे टैक्स लगना है और कौन से गुड्स पे नहीं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, लेबर पॉलिसी और कई सारे एरियाज में गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं दोज आर सिन क्वा नॉन फॉर ऑल द स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमी। अब ये साइन क्वा नॉन का मतलब क्या है? साइन क्वा नॉन का मतलब होता है असेंशियल, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। गवर्नमेंट अपने देश को चलाने के लिए डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमी में डिफरेंट क्षेत्र में बनाती है पॉलिसीज, और अगर ये पॉलिसीज ना हो तो देश ठीक से नहीं चल सकता। सोचिए, अगर पॉलिसी ना हो, टैक्सेशन पॉलिसी ना हो, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स है, किस इनकम पे कितना टैक्स होगा। और एजुकेशन पॉलिसी ना हो तो हमें तो यही नहीं पता होता कि हमारी स्कूलिंग और हमारी पढ़ाई लिखाई हमें कैसे कंप्लीट करनी है। तो क्लैरिटी लाने के लिए, बिल्कुल देश में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, जनता को एकदम ठीक से पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट एरियाज में क्या बनाती है, पॉलिसीज। अब ये बात हमें ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट जब ये पॉलिसी बनाती है तब वो देश की जो मौजूदा स्थिति है, जो देश में रिलीजियस सेंटिमेंट है, लोगों की जो विचारधारा है, इनकम कंडीशन है, अपने पॉलिटिकल इंटेंशंस, उस प्रकार से कई और चीज़ों को ध्यान में रख के ये पॉलिसी बनाती है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें सोशल सिस्टम, कल्चर, रिलीजन, इनकम लेवल्स हर देश में अलग अलग होते हैं, इसीलिए हर देश की जो ये पब्लिक पॉलिसी होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है। अब इसी के लिए हमारी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश और इंडिया को कंपेयर किया हुआ है। बांग्लादेश में कुछ ऐसी पॉलिसी है कि बांग्लादेश में आप इम्पोर्टेड सेकेंड हैंड कार्स को बांग्लादेश में बहुत ही फ्रीली सेल कर सकते हो। तो आप बाहर से सेकेंड हैंड कार को इंपोर्ट कीजिए और बांग्लादेश में सेल कीजिए। अब ये पॉलिसी अलाउड होने के कारण टोयोटा क्या करता है, टोयोटा तो डिफरेंट कंट्रीज़ में, आपको पता है प्रोडक्शन है उसका, डिफरेंट कंट्रीज़ में वो सेल करता है, बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसलिए टोयोटा ने जो कार यूनाइटेड नेशंस में एंड देन अमेरिका में और रशिया में, चाइना में या बाकी सभी कंट्रीज़ में जो उन्होंने कार बेची होगी, अब अगर वो बिकी हुई कार जिन भी कस्टमर्स ने खरीदी थी, अब उन्हें ये कार नहीं चाहिए, तो टोयोटा क्या करेगा, इन सभी
जो भी ओनर्स हैं उनसे ये कार टोयोटा खरीद लेता है। अब ये यूज़ की हुई कार वो बांग्लादेश में इंपोर्ट कर लेता है और बांग्लादेश के नागरिकों को बेच देता है। ये वो क्यों कर पाया? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है और ये अलाउ किया जाता है। इसके अगेंस्ट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस तरीके की सेकेंड हैंड इंपोर्टेड कार की सेल को इंडिया में बिल्कुल मना करती है। तो अगर आप इंडिया में आ रहे हैं, कार आपको बेचनी है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक आप ये कीजिए कि आप इंडिया में आकर के अपनी एक कंपनी लगा दीजिए, एक आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी लगा दीजिए। इंडिया में एक कंपनी बनाइए जिसको कम्प्लीटली आप ही कंट्रोल करेंगे। तो टोयोटा जो जापान की कंपनी है, उसे अगर इंडिया में कार सेल करनी है तो उसे इंडिया में अपनी एक कंपनी बनानी पड़ेगी। एक तो ये तरीका है इंडिया में कार सेल करने का। और अगर आप अपनी कंपनी नहीं बनाना चाहते तो इंडिया में ऑलरेडी कोई कंपनी होगी जो इस बिजनेस में होगी, आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, आप उसके साथ जॉइंट वेंचर कर लीजिए और फिर आप इंडिया में कार बेच सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट करके कार सेल करना मना है। अगर आपको इंडिया में सेल करना है तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और फिर ही आप इंडिया में बेच सकते हो। अब टोयोटा ने क्या किया, ये सेकेंड रूट चुना जॉइंट वेंचर का, और उन्होंने किर्लोस्कर मोटर्स जो कि इंडिया की कंपनी थी उसके साथ क्या कर लिया, तो जॉइंट वेंचर कर लिया और फिर वो इंडिया में कार बेचने लगे। तो यहाँ पे आपने देखा बांग्लादेश और इंडिया की पॉलिसीज बिल्कुल अलग हैं। कुछ इंटेंशंस की वजह से हमने ये पॉलिसी बनाई होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम जिस भी कंट्री में, ये मल्टीनेशनल कंपनी है टोयोटा, तो आपने देखा कैसे उसने जिस भी वो कंट्री में जा रही है उसको ध्यान में रख के वो अपने काम काज को बिल्कुल एडजस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप जिस भी देश में जाते हो तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस देश की पब्लिक पॉलिसीज़ को ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑपरेशंस को अलाइन करें, एडजस्ट करें। देश की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत ही लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, वो भी यही करती हैं। जिस भी होस्ट नेशन में जाएंगी, दैट मीन्स जिस भी कंट्री में वो ऑपरेशन करेंगी, वो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ठीक से समझ के अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसीज़, अपने कामकाज करने के ढंग को उस तरीके से एडजस्ट करती हैं। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज़ भी भुगतनी पड़ती हैं। तो किसी भी देश में हम जाएंगे, हम उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, तो आई होप आपको पॉलिसी क्या है और उसके पीछे का जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग देख रहे हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क हिस्टोरिकल स्केच। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिसी मेकिंग, जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी बना करके सरकार जो है वो देश को चला रही है, तो ये कोई आज की बात नहीं है कि मॉडर्न इंडिया में गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है। पॉलिसी मेकिंग ये तो काफ़ी एक पुराना टॉपिक है। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा राज किया करते थे तो वो भी अपनी प्रजा को और अपने देश को सही से चलाने के लिए पॉलिसीज़ बनाया करते थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कुछ 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, तक्षशिला जो इस वक्त पंजाब पाकिस्तान में है, वैशाली और नालंदा ये बिहार में है। ठीक है, तो अब ये जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी एंशियंट यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पे भी इस पॉलिसी मेकिंग के बारे में कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, अच्छी पॉलिसी के गुण क्या होंगे, इसके बारे में कई सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट इतने पुराने ज़माने में होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य राजा की बात करी है यहाँ पे। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य उनमें राजा थे और उनके गुरु थे जो उनका नाम क्या था, चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी इनके ही नाम हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो काफ़ी वेल नोन बुक है, अगेन इकोनॉमिक्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, अर्थशास्त्र। अब इन्होंने इस बुक में स्टेट क्राफ्ट और पब्लिक पॉलिसी के बारे में लिखा है। स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या है कि राजा को अपने राज्य को कैसे चलाना चाहिए, कि क्या क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, राज्य को कैसे संभालना चाहिए। एंड पब्लिक पॉलिसी का मतलब वही है कि राजा को प्रजा को संभालने के लिए पॉलिसीज़ कैसी बनानी चाहिए, नियम कानून कैसे होने चाहिए। तो आप देश को कैसे चलाना चाहिए और आपके नियम कानून कैसे होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस इस बुक में लिखे हुए हैं। फिर पुरानी जो ग्रीक सिटीज़ हैं और रोमन एम्पायर हैं, इतने पुराने जो एम्पायर्स हैं, वहाँ पे भी पब्लिक पॉलिसी की बातें होती थी। प्लेटो और एरिस्टोटल ये जो हैं वो ग्रीक फिलोसोफर्स रहे हैं। ठीक है, ग्रीक के ही काफ़ी बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। फिर अशोका द ग्रेट, आपको पता है मगध के राजा थे ये। ठीक है, अब इन्होंने एक लड़ाई करी थी कलिंगा से। ठीक है, कलिंग वॉर हुआ था, जो कि कलिंग इस वक्त कहाँ है, उड़ीसा।
जो हमारा रीस है अभी जिसे हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, वही कलिंग पुराने ज़माने में कहलाता था। तो राजा अशोका ने वो कलिंग जो एरिया था उसके साथ काफ़ी बड़ी एक युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध में राजा ने ये देखा कि कई सारे लोगों की जानें गई, कई सारे लोगों को काफ़ी इंजुरीज हुई। अब इतना जो खून और इतनी लोगों की जान जो गई थी, ये सब देख कर के राजा को काफ़ी बुरा लगा अशोका को। उसके बाद उन्होंने जो है वो बुद्धिज़्म को अपना लिया, और इनकी पॉलिसीज़ उसके बाद पीस एंड हार्मनी के ऊपर थी। दैट मीन्स कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे जिससे उनके राज्य में शांति बनी रहे, सब लोग मिलजुल के रहें। तो इनकी मेजर पॉलिसीज़ इन्हीं के ऊपर थी, ठीक है। इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, इन्हें बहुत ही दयावान राजा माना जाता है। उसके बाद अब उसके बाद आया गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब गुप्ता जो पीरियड है वो इंडिया का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। गुप्ता जब डायनेस्टी चली तो वहाँ पे उन्होंने टैक्स, ट्रेड और वॉरफेयर, ठीक है, कि टैक्स कैसे लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, ट्रेड अलग अलग जो राज्य थे उनके साथ कैसे करनी है उसकी पॉलिसीज़, और लड़ाई के लिए अलग अलग राज्यों से लड़ाई करनी पड़ती थी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए और अपने टेरिटरीज़ को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए भी पॉलिसीज़ बनाते थे। तो इन्होंने 3 बातों के ऊपर गुप्ता पीरियड में पॉलिसीज़ को काफ़ी ज़ोर दिया गया था, जो कि था टैक्स, ट्रेड एंड वॉरफेयर। इसके अलावा और भी कुछ हिस्टोरिकल बातें हमें लिखी हुई हैं यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत के राजा थे, उन्होंने टैक्स रिफॉर्म के बारे में पॉलिसीज़ बनाई थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट टैक्स पॉलिसीज़ थी उनकी। इन्होंने जजिया टैक्स ये लोग लगाते थे ऑन नॉन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे उनके ऊपर ये अलग से टैक्स लगाते थे, जजिया बोलते थे। अमीर जो ज़मींदार थे उनके ऊपर भी काफ़ी भारी टैक्स लगाया जाता था, और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट टैक्सेशन लॉज थे इनके, टैक्सेशन पॉलिसीज़ थी। भाई टैक्स नहीं देते हो तो आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, इस तरीके के कुछ उनके नॉर्म्स थे। उसके बाद अकबर की बात की गई है, अकबर द ग्रेट अगेन, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई, क्योंकि अब पुराने ज़माने में एग्रीकल्चर, ज़मीन, यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था जिससे कमाई होती थी और जिससे राजा को टैक्स जमा किया जाता था। तो अब इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जिनसे भाई पता चल सके कि कैसी ज़मीन पे, कैसे क्रॉप्स पे कितना टैक्स लेना है। तो वो लैंड रिफॉर्म्स इन्होंने करवाए। उसके बाद बात कर रहे हैं, अच्छा, ये अकबर ने जो ये लैंड रिफॉर्म्स बनवाए थे, बेसिकली वो किसने बनाए थे अकबर के बिहाफ पे? तो टोडरमल, ठीक है। आपको पता होगा कि अकबर के जो राज दरबार में 9 रत्न थे, बीरबल उनमें से एक थे, और तानसेन एंड राजा मानसेन, और उनमें से एक राजा टोडरमल भी थे। वो उनके फिनेंस मिनिस्टर थे, और इन्होंने ही ये जो लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसीज़ हैं वो अकबर द ग्रेट के लिए तैयार करी थी। अब आगे लिखा हुआ है कि भाई किसी भी टाइप की जो गवर्नमेंट सिस्टम क्यों ना हो, जैसे इंडिया में आपको पता है डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम इलेक्शन होते हैं और लोग खुद अपने जो लीडर्स को इलेक्ट करते हैं वोट दे करके। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिस्टम इज़ फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अगर डेमोक्रेसी हो, टायरनी जैसे आप डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, है ना, जैसा अभी अभी हम देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया में, जहाँ पे एक पर्सन खुद को ही देश का राजा डिक्लेयर कर देता है, एंड देन काफ़ी काफ़ी बुरा सलूक होता है जनता के साथ। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि कुछ आप कह लो कि काफ़ी जो विद्वान लोग होते हैं ना, काफ़ी जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, ऐसे कुछ नॉलेजेबल पर्सन जिनको आम जनता थोड़ा ऊंचा मानती है, वैसे विद्वान लोग मिलकर के, कुछ ही लोग होते हैं वो मिलकर के अगर जो है वो सरकार बनाए हैं, उसको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। मोनार्की में क्या होता है कि एक एक ही जने के हाथ में सारा पावर होता है, और इसमें क्या होगा कि मान लो एक राजा है तो जो राजा कहेगा वही सब होगा, उसके बाद राजा का बेटा राजा बनेगा। तो मोनार्की में क्या होता है, एक ही पर्सन के हाथ में सारा पावर होता है, एंड देन आगे कौन राजा बनेगा तो फिर वो जो भी उनके वंशज होंगे वही बनेंगे, ठीक है। ओलिगार्किक में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ जनों के हाथ में पावर होता है, बिल्कुल एरिस्टोक्रेसी की तरह। पर एरिस्टोक्रेसी में पावर किन के हाथों में होता है? जो काफ़ी नॉलेजेबल बंदे होते हैं सोसाइटी में, जो नोबल पर्सन्स होते हैं, जिनको कोई रैंक टाइटल मिला हुआ है, वैसे लोग जो हैं वो सरकार बनाते हैं। जबकि ओलिगार्किक में क्या होता है कि कुछ जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, वेल्दी पर्सन्स, वो मिल करके जो है वो सरकार को बनाते हैं। अब सरकार किसी की भी हो, है ना, कोई भी सिस्टम से सरकार क्यों ना बनी हो, लेकिन पब्लिक पॉलिसीज़ तो हर सरकार बनाती ही है, ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात बताई है इंडिया की, कि इंडिया को जब फ्रीडम मिला था 1947 में, उस समय हमें पता है कि हमारे देश की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर रखा था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी, उन्हें ये देखना था कि देश को अब हम कैसे डेवलप बनाएं,
इतनी जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने उसको कैसे सॉल्व करें। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद भी होते थे, काफ़ी काफ़ी बार जो है वो सूखा पड़ जाता था, फेमाइन्स हो जाते थे। अब इन सब के बीच में अगर मुझे डेवलपमेंट करना है अपने देश को, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है उनको कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी पड़ेंगी। ऐसे तरीके से देश को चलाना पड़ेगा, ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे जिनसे हम इन सभी प्रॉब्लम से निपट सकें। इतनी जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं। इन सबको साथ में लेकर के इतनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देश को डेवलप करने के लिए कैसी पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत ही दमदार पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि पॉलिसी ना हो तो देश भी डेवलप नहीं हो सकता। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉलिसी इन दी कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इकोनॉमिक्स। इसका मतलब है कि आजकल के दौर में भाई पॉलिसीज कैसे बना रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ दी वर्ल्ड। तो लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसे हम लोग डेवलप कंट्रीज, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज कहते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूरोपियन नेशंस में जो कंट्रीज आ रही हैं, जर्मनी, फ्रांस और इसके अलावा जापान वगैरह। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं और इनकी भी एक ऐसी पॉलिसीज़ है, बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसीज़ है, बिल्कुल एकदम क्लियरली डिफाइंड पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई हुई हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, जो अभी डेवलप हो रही हैं। उनमें उन्होंने क्या किया है, अपना एक ग्रुप बना लिया है। उस ग्रुप को नाम क्या दिया हुआ है, ब्रिक्स नेशन। तो इसमें कौन सी कंट्री आ रही है? ब्रिक्स बेसिकली एक एक्रोनिम है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का। अब इनकी पॉलिसीज़ जो है वो डेवलप कंट्री की पॉलिसीज़ से काफ़ी अलग हैं, क्योंकि ये अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सोशलिज़्म को अपनाया है, कम्युनिज़्म को अपनाया है। सोशलिज़्म क्या होता है? कम्युनिज़्म हम किसे कहते हैं कि बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है कि जिसमें पूरा कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथों में होता है। कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज या कोई भी प्राइवेट पर्सन खुद से कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, किस दाम पे बेचना है, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? तो गवर्नमेंट लेती है। तो ऐसा सिस्टम किन किन कंट्रीज़ ने अपनाया है, ये सोशलिज्म का सिस्टम? उनके नाम लिखे हुए हैं कि चाइना, नॉर्थ कोरिया और दी अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन क्या था? रशिया और जो बाकी कंट्रीज थी। बेसिकली जब पहले इंटीग्रेटेड रशिया था, टूटा नहीं था, डिसइंटीग्रेटेड रशिया नहीं था, जब पूरा एक रशिया पूरा यूनिफाइड था, उसे हम लोग सोवियत यूनियन कहते हैं। तो आज के दौर में हम यहाँ पे रशिया इसे मान लेंगे। तो ये जो कंट्रीज हैं उन्होंने सोशलिज्म को अपनाया हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है कि कोई भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, डिमांड क्या है लोगों की। अब उन सभी को ध्यान में रख के ही हमें क्या बनानी पड़ती है? पॉलिसीज़। आपको ये पता है कि इंडिया में भी अब क्या पॉलिसीज़ तो टाइम टू टाइम तो चेंज होती रहती हैं। अब शुरुआत में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारी पॉलिसीज़ बिल्कुल थी कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। ठीक है, हम लोग फॉरेन कंपनीज़ को इतना एनकरेज नहीं करते थे, इंडिया में नहीं आने देते थे। बट जब टाइम के साथ बदलाव हुआ और 1991 में हमने देखा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारी कंट्रीज़ में लाई गई थी। जब फिनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई, जिनमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का। तो 1992 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उनकी यहाँ पे और थोड़ी हमें बात यहाँ पे करी हुई है। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये भी बिल्कुल नोन कॉन्सेप्ट हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा इसे जल्दी से देख लेंगे। लिबरलाइज करने का ये मतलब होता है कि फ्रीली छोड़ देना, फ्री छोड़ देना। ठीक है, अब पहले क्या था कि वही मैंने आपको बताया कि जब शुरुआत में इंडिपेंडेंस मिला तब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में रख लिया था। प्राइवेट जो भी प्लेयर्स थे उनको ठीक से काम नहीं करने देते थे। हालांकि हमने जो सिस्टम को अपनाया था वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, राइट। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कामकाज करती है, गवर्नमेंट भी जो है वो बिजनेस करती है और साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी बिजनेस कर सकते हैं। बट शुरुआती सालों में गवर्नमेंट ने क्या किया था, काफ़ी सारी चीज़ों को नेशनलाइज कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा था। अगर किसी प्राइवेट पर्सन को कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई बिजनेस करना है, तो काफ़ी सारे लाइसेंस, परमिशंस, रेस्ट्रिक्शंस, क्या बनाना है, कैसा बनाना है, सब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। तो अब लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, 1991 के बाद क्या हुआ, लिबरलाइजेशन आया और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी इतना ज़्यादा, उन सबको क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। अब टैक्सेस स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल कर दिया, टैक्स को काफ़ी सिंपल कर दिया है। पहले इतना डिफ़िकल्ट सिस्टम था कि बिजनेसमैन जो भी बिज़नेस करना चाहे वो सिस्टम में ही उलझ जाता था, अब उसको थोड़ा सिंपल कर दिया।
जो कोटा सिस्टम रखे गए थे, कोटा मतलब क्या होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी। अब वहाँ पे पहले सरकार बता देती थी कि तुम क्या बनाओगे और कितनी क्वांटिटी बनाओगे, कितना तुम बेच सकते हो, ऐसे क्वांटिटी डिफाइन कर लेते थे। दैट मीन्स बिजनेसमैन अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड कर सकता था कि उसे क्या बनाना है, कितना बनाना है। वो जो कोटा सिस्टम था वो हटा दिया गया, और जो भी और रेस्ट्रिक्शंस थे उन सबको जब फ्री कर दिया गया, तब हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया। पहले जितने कंट्रोल्स थे उसको थोड़ा फ्री कर दिया। फिर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शुरुआती सालों में गवर्नमेंट ने कई सारे सेक्टर्स को अपने लिए रिजर्व कर दिया था। इवन ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि कार और चिप्स, ये भी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करके अपने अपने कंट्री के सिटीजन्स को देती थी। वैसे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए, देश के बड़े बड़े मुद्दों को संभालना चाहिए, पर शुरुआती सालों में गवर्नमेंट ही ये सारे कामकाज करती थी। मेजर सेक्टर्स में गवर्नमेंट ही ये सारे कामकाज करती थी। फिर जब हम एलपीजी को लेके आए, प्राइवेटाइजेशन हुआ। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो पहले ओनरशिप, जिन जिन पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप जो थी वो गवर्नमेंट के हाथों में थी, अब उन सबको धीरे धीरे ट्रांसफ़र किसको कर दिया गया, तो प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया। दैट मीन्स जो बिजनेस को पहले गवर्नमेंट चलाती थी वो बिजनेस की ओनरशिप अब किन के हाथों में दे दी, तो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे दी। ठीक है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र कर दिया। जब गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप किसको दे दे, प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दे, तो दिस इज प्राइवेटाइजेशन। इसी के साथ साथ जो पहले इतने सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने खुद के लिए रिजर्व रखे थे, अब ज़्यादातर सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया, वो गवर्नमेंट ने फिर ओपन कर दिया फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, तो इसे भी हम प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। अब गवर्नमेंट ने कुछ मेजर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ही अपने हाथों में रखे हैं, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज, पोस्ट। ठीक है, बाकी सारे सेक्टर्स तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनरशिप कैसे दे सकते हैं, तो अपने जिस भी बिजनेस में पहले गवर्नमेंट ने पूरी ओनरशिप ली हुई है, अब उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए आप उसके सारे शेयर्स प्राइवेट प्लेयर्स वालों को बेच दो। अब शेयर्स से ही ओनरशिप होती है, शेयर्स ही सेल कर दिए तो ओनरशिप भी सेल कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे ये VSNL का दे रहे हैं। VSNL क्या था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो पहले गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, वो बाद में उसके सारे शेयर्स किसको सेल कर दिए, तो टाटा टेलीकॉम को। और इससे क्या हुआ कि ओनरशिप सेल हो गई, तो प्राइवेटाइजेशन हो गया। जो पहले पब्लिक था वो अब प्राइवेट बन गया। इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने तो सारे शेयर्स ही बेच दिए, कंप्लीट ओनरशिप बेच दी। कई बार प्राइवेटाइजेशन क्या होगा कि ऐसा नहीं करेंगे, सारे नहीं बेचेंगे, बल्कि मेजर चंक ऑफ शेयर सेल कर देंगे। ठीक है, मतलब कि कुछ शेयर्स को हम लोग सेल कर देंगे, लेकिन मेजॉरिटी फिर भी गवर्नमेंट अपने हाथों में रखेगी। इसको भी हम प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। दैट मीन्स 100% में से मान लो 49% आपने सेल कर दिया ओनरशिप, लेकिन 51% तो फिर भी गवर्नमेंट अपने हाथों में रखेगी। तो लेकिन फिर भी चलो ठीक है, थोड़ी बहुत ओनरशिप तो ट्रांसफ़र करी ही, तो दिस इज़ ऑल्सो प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, या तो 100% ओनरशिप दे दो, या तो मेजॉरिटी खुद के हाथों में रख के बाकी आप सेल ऑफ कर दो। ऐसा कौन सी कंपनीज में हुआ है, तो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है, कॉरपोरेशन। सेल में हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल ओनरशिप को सेल किया गया है। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपस में जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, अगर वो फ्री ट्रेड कर पा रही हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री में फ्रीली अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच पा रही है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तब इसे हम कहेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन कब होता है, जब जो ये पहले रेस्ट्रिक्शन होते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, उसके ऊपर जो अगर रेस्ट्रिक्शन है, उन सभी रेस्ट्रिक्शन को, ट्रेड बैरियर्स को अगर हटा दिया जाए, लिफ्ट कर दिया जाए, तो इसका मतलब है आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो। आज इंडिया में है ही ग्लोबलाइजेशन, आप देख सकते हो बाहर की कितनी कंपनीज इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, इवन इंडिया में आकर के अपने मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स भी लगाए हुए हैं। सेम इंडिया भी क्या कर रही है, अलग अलग देशों में जा करके प्रोडक्ट सेल कर रही है और मैन्युफैक्चर कर रही है। तो यहाँ पे पूरी दुनिया क्या बन गई है, एक मार्केट हो गई है। वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, तो दिस इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने विचार, जो भी आपको मुझसे कहना हो। कोई भी टॉपिक में अगर आपको और भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।